हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीडीपी का जो आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं टॉप 30 उनको करने वाले हैं। साथ ही साथ सभी लोग अपना स्कोर भी करते चलें। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब आपका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, 14 दिसंबर को आपको पेपर होना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन पीडीएफ्स को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। और इन पीडीएफ को जो है मैं अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक, ठीक है, मेंटल योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करता है। आलोचनात्मक चिंतन किस में आता है? शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, गत्यात्मक विकास में कि संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। तो इतना तो सभी जानते हैं कि जो भी हम सोचते विचारते हैं, समस्या समाधान है, वो सब कहाँ आता है? वो आता है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। तो पहले का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, विकास से की ओर होता है। विकास कहाँ से कहाँ की ओर होता है? सिर से पैर, जटिल से सरल, बाड़ा मतलब बाह्य से होगा यहाँ पे, ठीक है, बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तब जो विकास हमेशा होता है वो किधर से किधर की ओर होता है? तो विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, जिसको हम मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलो-कार्डल। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के दौरान कौन सा प्राथमिक होता है? तो चाहे अर्ली चाइल्डहुड हो चाहे कोई सा हुड हो, ठीक है, सभी में फैमिली जो है वो प्राइमरी होती है। कौन? फैमिली प्राइमरी होती है। सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीय कारक क्या होता है? वो होता है हमारा स्कूल। इसलिए तीसरे का सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम्स संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, ठीक है, ये बोर्ड पर जब हम लोगों ने लाइव क्लास की थी तब उसमें मैंने आपको पूरा चार्ट के सहित बताया था कि अगर स्कीमा, ठीक है, फिट नहीं बैठ रहा, संतुष्ट नहीं हो रहा तो क्या उत्पन्न होगा? अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तब यहाँ पर असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन जो है उत्पन्न होगा। तो चौथे का बी। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व, कल ही क्वेश्चन करवाया था, ठीक, वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो वस्तु स्थायित्व बच्चों में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था तक आ जाता है, ठीक है। तब 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी होती है? वो पहली वाली अवस्था होती है जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। तब 5वें का हो जाएगा हमारा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 6, साथ ही साथ सभी लोग करते चलें क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रमन के सम्मुख, ठीक है, रमन के सम्मुख हिंज वाली हमने कहानी सुनाई थी, हिंज क्लारा वाली, जब हमने कोलबर को पढ़ा था, प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आपको बताना है रमन कहाँ पर है अभी।
आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो जो तब जो रमन है वो किस में है, वो है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक लोग चोरी करेंगे तो सभी लोग भी चोरी करेंगे, अगर उनको दंड नहीं मिला तो इनको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार, ठीक है, क्या होना चाहिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, नहीं, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, नहीं, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते, अवरोध नहीं मदद करते हैं, तो ये भी गलत हो गया, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जी के अनुसार पूछा गया, तो इसीलिए 7वें का डी वाला सही होगा। सभी लोग अपना जो भी जितना भी स्कोर आए, ठीक है, 25, 26, 28, 30, 20 सभी अपना बताएंगे, ठीक है, तभी तो आपका मूल्यांकन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार फिर दोबारा है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, अधिगम को सीखने में फ़ायदा करती है, ठीक है, प्रमोट करती है, वो कौन सी चीज़ है, निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसमें हो जाएगा हमारा सहभागी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं कौन, लेव वाइगोत्स्की जी। क्वेश्चन नंबर 9, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, किसकी रिकमेंडेशन करती है, किसकी एडवोकेशन करती है, मानकीकृत पाठचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्ति भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सीधी कहती है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको हमको क्लास में एक्सेप्ट करना है, उनको संसाधन के रूप में लेना है, तो 9वें का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10वें कहते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तब उनके अनुसार बुद्धि, अब बताइए बुद्धि क्या है, के समान सभी बच्चों में एक समान स्तर बुद्धि के होते हैं, नहीं, एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जन्म से ही स्तर है, बुद्धि मतलब जन्म से ही फिक्स है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कई प्रकार की होती है, जो बुद्धि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, तब इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इन्होंने बुद्धि को बहुकारक माना है हार्वर्ड गार्डनर ने, तो इसीलिए इसका हो जाएगा 10वें का डी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, असर्शन एवं रीजन वाला क्वेश्चन है ये। अभिकथन, अभिकथन में कहते हैं अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है, ठीक है, मुद्रित मतलब प्रिंट रिच इन्वायरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही बात है, जितना प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होगा क्लासरूम में या विद्यालय में उतने ही अच्छी प्रकार से बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, विद्यालय का कोई असर नहीं पड़ता है आपके भाषा विकास पर, गलत, तो ये तो बात यहीं पर गलत हो गई, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो सी इज आवर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, ये सीटेट की भाषा है, लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी है। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं, किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता।
तो सीधी सी बात है, जेंडर रूढ़िबद्धता की बात कर रहे हैं कि जो फीमेल हैं वो मुलायम होती हैं, नरम होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, और जो लड़के होते हैं वो स्ट्रांग होते, कठोर होते। तो 12वें का डी। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से नहीं लेना चाहिए हमको। उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, उनका बहुविध तरीके से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके। हमको बच्चों की सीग्रेशन और लेबलिंग तो करनी ही नहीं है कि ये हमारा अच्छा स्टूडेंट है, ये बेकार स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये मूर्ख है, ठीक है। इस प्रकार का सीग्रेशन नहीं करना। तो 13वें का डी हो जाएगा, नहीं करना, ठीक है। नहीं पर देख लेना, तो 13वें का डी हो जाएगा। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? क्यों आकलन किया जाता है? क्या इसके पीछे कारण है, बताएं। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। अरे भय समाप्त करना तो होता, पैदा नहीं करना है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों, चुनौतियों की पहचान करना। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक देना। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। तब बताएं इसका क्या हो जाएगा 14वें वाले का आंसर। तब इसका आंसर हो जाएगा अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। तो 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, आप अपने विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को समुन्नत का मतलब है प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे? आप किस चीज़ को विकास करेंगे बच्चों में जिससे कि उनमें आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो सके? अभिधारी चिंतन, स्वचिंतन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग तो मिला ही नहीं है। अब सारी चिंतन, अब क्या करें देखिए। तो इसमें हमको सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वचिंतन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन, तो इससे भी आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। तो 15वें का बी। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? ठीक है, जो कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनकी जो लो परफॉर्मेंस है वो किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। डी, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। बच्चों का सामाजिक परिवेश, जो इन्वायरमेंट है, क्या वो ही पूरी तरह से आपके विकास के लिए उत्तरदायी है? नहीं, ठीक है। इसमें जो हेरिडिटी होती है उसका भी योगदान होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझे। विद्यालय सभी आवश्यकताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तब इसका हो जाएगा 16 का सी। सत्रह में कहते हैं विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान
इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है, ठीक है, कि जो विकलांगता, जो डिसेबिलिटी है, वो व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच अंतःक्रिया के कारण होती है। चिकित्सकीय, दानशीलता, सामाजिक और मानवीय अधिकार, तो इसमें सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, श्रवण बाधित जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए। अध्यापक हैं आप, आपको क्या करना चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक व प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हों। श्रवण बाधित, सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, तो 18वें का हो जाएगा डी। अरे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनको दिखाने वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए, ठीक है, इससे वो देख तो सकते ही हैं, इसलिए 18वें का डी होगा। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट हैं उसमें क्या चीज़ हो सकती है। मूल बातों की सही समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उसे काम को तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, ठीक है, चाहे कितना भी कठिन काम हो, कुछ भी हो, उसके जो मल्टीपल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। यही मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान होती है। तो 19 का हो जाएगा डी वाला। 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बताइए। ADHD पढ़ाया था, विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। किस प्रकार की चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD इसको कहते हैं, ADHD। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधीय समूह में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान देना। चुनौती होगी, ठीक है, मतलब चीज़ें उसके लिए कठिन होगी। तो 3 तो सही हैं, ABC ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो एक तो उनका जो अटेंशन है, ध्यान है, वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर टिक नहीं पाता, और आप उनको लंबी लंबी फिल्में दिखाने की बात कर रहे हैं, तो फिल्म जो होगी, मान लें 3 से घंटे की फिल्म है, 2-2.5 घंटे की फिल्म, तो उसको देखने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो 20 में का डी वाला होगा। अभिकथन, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग में सहयोग करने वाले समूह कार्य और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दे रहे हैं, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है, लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो इसमें तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई, और जो लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी ये भी सही है। ऊपर की व्याख्या नीचे है, ठीक है, ऊपर की चर्चा, अभिकथन की चर्चा तर्क में की गई है, इसलिए ये इसको व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 21 का ए। 22 में कहते हैं, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती। नहीं वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव है। व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण।
तो बताइए इसमें क्या होगा, नहीं वाला। तो देखिए सहपाठी अधिगम है, अन्वेषण अधिगम है, पारस्परिक शिक्षण है, ठीक है, ये तीनों सही हैं और सीखने में मदद करते हैं, लेकिन जो ए वाला है वो सही नहीं है। तब इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नहीं है, इसलिए इसका 22 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा, अन्वेषण, कंठस्थीकरण। तो बच्चे हैं जो सबसे अच्छी प्रकार से सीखते हैं वो है इंक्वायरी एंड डिस्कवरी लर्निंग। सो 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक है? समस्या समाधान कौशल में बाधक कौन सी चीज़ है? 3 चीज़ें तो सही है, एक चीज़ बाधा उत्पन्न करती है। निगेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है, निगेटिव वाला क्वेश्चन है। अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण करना, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो देखिए मैंने जब निगेटिव पॉजिटिव CDP वाले करवाए हैं उसमें मैंने बताया जो फंक्शनल फिक्सडनेस है वो निगेटिव जो है होता है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव इसका आंसर देना है, तो इसलिए 24 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? कैसे संबोधित करना चाहिए अध्यापक को? जो भी बच्चों ने किसी भी चीज़ के प्रति जो है अपनी कहानी कथाएं गढ़ रखी है, ठीक है, कल्पना बना रखी है, उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। तो ठीक है, तो 25 का हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है? आपको बताना है लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो देखिए पुरस्कार की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा इसका हो जाएगा जे, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। जे कैसा है? जे बाह्य अभिप्रेरणा का जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्तर रूप होगा, ठीक है, स्तर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की संभावना का विकास होगा? मतलब कोई स्टूडेंट है जिसका नाम सायमा, वो बार बार फेल हो जा रही है एग्जाम में, ठीक है, और वो कहती है मेरे में तो योग्यता ही नहीं है, मैं तो जन्म से ही ऐसी हूँ। तो उसमें कौन सी चीज़ डेवलप हो सकती, क्या चीज़ आ सकती है? जिज्ञासा। जिज्ञासा क्यों आएगी? असहायता का सीखा हुआ भाव, लर्निंग हेल्पलेसनेस, प्राइड, अपने ऊपर गर्व होगा कि मैं बार बार फेल हो रही हूँ, होप, आशा आएगी? नहीं। तो उसमें जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें लर्निंग हेल्पलेसनेस आ जाएगी, ठीक है, कि अब मैं आगे नहीं सीख सकती हूँ, वो गिव अप कर देगी, छोड़ देगी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 28, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? बचना को पकड़ो यहाँ पर, अगर बचना को नहीं पकड़ा तो आंसर गलत हो जाए। बचना का मतलब है जो प्रश्न है न के निगेटिव, नहीं वाला है जो क्वेश्चन, ठीक है, नहीं वाला। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से
कई बार दोहराने के लिए कहेंगे कि बार बार याद करो, याद हो जाएगा, रट्टा मारो। उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे। उस अवधारणा हेतु उदाहरण गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो पहला वाला जो है वो काम कभी मत करना, ठीक है। बच्चे निष्क्रिय नहीं होते, उनको रट्टा लगवा कर कोई चीज़ याद मत करवाना। तो इसलिए ये हमको नहीं करना, जो नहीं करना है वो ही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक, ठीक है, व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवांशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो व्यक्तिगत जो किसी एक पर्सन से रिलेटेड हो, ठीक है, वो होती है उसकी आनुवांशिकता, क्योंकि ये सभी की अपनी अलग अलग होती है। तो यही एक व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। चैप्टर नंबर 22 मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत व सामाजिक पर्यावरणीय कारक। तो 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अब आपको बताना कि अधिगम नकारात्मक रूप से किस चीज़ से प्रभावित होगा। अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्र समृद्ध प्रवेश, विद्यार्थियों की ज़रूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से। तो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा निराशा की भावना। अब आप क्लास को स्टार्ट करने के टाइम ही बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है, ठीक है, निराश हुए पड़े हैं किसी चीज़ से, तब आपका जो सीखना है वो अच्छा नहीं होगा। तब 30वें का बी हो जाएगा। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग अपना स्कोर कर दें। जो भी लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दिया करें और लाइक कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।